हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी जेई सीबीटी 1 का जो पेपर हुआ था 18 दिसंबर को, उसके शिफ्ट 1 में पूछे गए साइंस के 30 प्रश्नों को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कवर कर लिया है 17 दिसंबर को जो तीनों शिफ्ट्स हुए थे, 16 दिसंबर को जो तीनों शिफ्ट्स हुए थे, और इन सारे का पीडीएफ जो है मैंने अपलोड कर दिया हुआ है ऐप पर। तो अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे 18 दिसंबर को पहले शिफ्ट में। विश्व भर में उपयोग के लिए सीएफसी मुक्त रेफ्रिजरेटर का निर्माण किए जाने का क्या कारण है? पहले रेफ्रिजरेटर में कूलिंग के लिए सीएफसी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसके इस्तेमाल पे रोक लगा दिया गया है। इसके पीछे क्या कारण है? देखो, इसके पीछे कारण ये है कि जो सीएफसी है ये ओजोन परत में छेद करता है, या फिर बोल दो ओजोन परत में छेद का ये मुख्य कारण है। सीएफसी में क्या है कि क्लोरीन है और ये क्लोरीन ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो अगर मान लो कि ओजोन गैस ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने लग जाएगी तो ओजोन गैस की मात्रा कम हो जाएगी, तो जो ओजोन परत है वो पतली होती जाएगी, है ना, वो पतली होती जाएगी और उसमें छेद भी हो जाता है। अगर ओजोन परत पतली हो जाती है, उसमें छेद हो जाता है, तो सूर्य से आती है पराबैंगनी विकिरणें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है पृथ्वी तक, जो स्किन कैंसर करती है। तो ये हमारे लिए खतरनाक है। तो इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने का काम ये ओजोन परत करती है, ठीक है। और इस ओजोन परत को क्षय करवाता है ये सीएफसी, ओजोन परत को क्षय करवाता है ये सीएफसी। तो सीएफसी जो है एक सिंथेटिक रसायन है, यानी कि मानव निर्मित है, ओजोन परत को नष्ट करता है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ओजोन परत को नष्ट करता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है नहीं करना है। इसके इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया। इसका इस्तेमाल किया जाता था रेफ्रिजरेटर में कूलिंग के लिए, राइट। सेम टॉपिक से एक और सवाल पूछा गया था, वायुमंडल में ओजोन अवक्षय के लिए कौन सा सिंथेटिक रसायन उत्तरदायी होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया को दर्शाता है? देखो, संयोजन अभिक्रिया में एक उत्पाद बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। संयोजन अभिक्रिया में एक उत्पाद बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है। जो रिएक्टेंट्स होंगे वो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो है एक ही मिलेगा आपको। इसमें देखो 2 प्रोडक्ट्स हैं, ये आंसर नहीं होगा। 2 प्रोडक्ट्स हैं, ये आंसर नहीं होगा। 2 प्रोडक्ट्स हैं, ये आंसर नहीं होगा। एक प्रोडक्ट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 अभिकारक है, एक उत्पाद है, तो ये अपने आप में संयोजन अभिक्रिया है। इसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, A + B मिलकर के यहाँ पर C बनेगा। तो ये कुछ जो है इसको दिखाने का तरीका होता है। एक उत्पाद बनता है, अभिकारक 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम डैश के मामले में लागू होता है। देखो, ये बॉ है, बॉ से बायां होता है और बॉ से बल होता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग बल की दिशा निकालने के लिए किया जाता है और इलेक्ट्रिक मोटर में इसका इस्तेमाल होता है। यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग जो इलेक्ट्रिक मोटर में इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को चलाते हैं, तो उसमें जो धारा पीड़ित होती है उसकी दिशा निकालने के लिए, और इस पर आधारित क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा हम लोग निकालते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके। इलेक्ट्रिक मोटर में कुंडली जिस दिशा में घूमती है बल के कारण, उसकी दिशा निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। और ये दोनों जो उपकरण हैं ये आधारित हैं किस पर? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, राइट। बोल सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ये दोनों के दोनों उपकरण आधारित है। विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित
चालक पर बल किस दिशा में कार्य करता है? अभी मैंने आपको बताया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है बल की दिशा निकालने के लिए विद्युत मोटर में जो कुंडली होती है उस पे। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग जब हम लगाते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो बायां हाथ है उसकी 3 उंगलियां लेते हैं, अंगूठा, ये तर्जनी और ये बीच वाली, तीनों को एक दूसरे के लंबवत डालते हैं। जो तर्जनी उंगली है ये इसकी दिशा जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, बीच वाली उंगली होती है, मिडिल फिंगर होती है, इसकी दिशा होती है धारा जो प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा में। तो ये जो अंगूठा है ये हमें बल की दिशा देता है। तो ये तीनों के तीनों जो है ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, मतलब कि बल की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये विद्युत धारा, तीनों जो है एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया पारिस्थितिक तंत्र में कौन सी भूमिका निभाते हैं? हरे पौधे हम जानते हैं कि सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद से बनाते हैं, सपोषी होते हैं ये। और कुछ बैक्टीरिया में जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, सपोषी होते हैं। जो सपोषी होते हैं उसे हम लोग उत्पादक बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, और जो सपोषी को खाएं उसे हम लोग कंज्यूमर्स बोलते हैं। किस वर्ष वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से कम होने लगी थी? तो 1980 में। देखो एक ही पैराग्राफ से ना आज वाले शिफ्ट में, यानी कि 18 दिसंबर को जो पहला शिफ्ट हुआ था, इसमें कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं मात्र एक पैराग्राफ से जो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। ये एनसीईआरटी का कटआउट है। देखो 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी, इसी लाइन से ये सवाल को बनाया गया है। उसके बाद देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव संश्लेषित रसायनों का इसका मुख्य कारक माना गया है। ये सवाल पूछा गया था ना, अभी 2 सवाल आपने देखे थे पीछे, राइट, 2 सवाल आपने देखे थे पीछे, इस वाले लाइन से बनाया गया था। इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है, ये अभी आपने देखा था। तो 3 से 4 सवाल जो है केवल इस एक पैराग्राफ से बनाया गया है, राइट, 3 से 4 सवाल जो है सिर्फ इस एक पैराग्राफ से बनाया गया है। ये एनसीईआरटी का कटआउट है, ये ध्यान में रखिएगा। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तेजी से गिरावट आने लगी। भाई मुख्य कारण क्या था? तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्या ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है? नहीं, ये मानव संश्लेषित है, मानव निर्मित है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता था? इसका इस्तेमाल किया जाता था रेफ्रिजरेटर में कूलिंग के लिए, है ना। जो आग बुझाने वाले उपकरण होते, अग्निशमन के लिए फायर एग्जॉस्ट जो होता है ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, राइट। तो 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्व अनुमति बनी कि CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं। यानी अब जो रेफ्रिजरेटर बनाई जाती है कंपनियों के द्वारा, उसमें इसका इस्तेमाल जो है नहीं किया जाता है। तो इस कटआउट को जो है या फिर इस पैराग्राफ को जो है आप अच्छे से ध्यान में रखिए, यहाँ से एग्जाम में सवाल जो है अक्सर आते ही रहते हैं, ठीक। हमारे पर्यावरण के लिए कागज के कप की कौन सी विशेषता इसे प्लास्टिक के कप से बेहतर बनाती है? देखो कागज जो है अपने आप में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। इसका अपघटन जो है सूक्ष्मजीव अपने एंजाइम से आसानी से कर देते हैं और ये नष्ट हो जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक है ये है गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, इसका अपघटन सूक्ष्मजीव नहीं कर पाते हैं, ये पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। कागज जो है एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, पदार्थ है, इसलिए ये प्लास्टिक के कप से बेहतर है। एक चालक तार के विभवांतर बनाम धारा का आरेख एक सीधी रेखा है। इस रेखा का ढाल डैश को दर्शाता है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है इसी सीरीज के अंदर कि V और I के बीच में जो ग्राफ हमें मिलता है वो एक सीधी रेखा मिलती है, और ये जो एंगल होता है थीटा, यहाँ जो I है वो है x एक्सिस पे और जो V है विभवांतर ये है y एक्सिस पे, और x एक्सिस के साथ इस स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बनता है, मान लो कि वो थीटा है, तो जो tan थीटा होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं, ढलान बोलते हैं। और ये ढलान हमें क्या देता है? तार का प्रतिरोध देता है। जिस तार के सिरों के बीच में ये विभवांतर है, जिस तार से धारा प्रवाहित हो रही है, उस तार का ये प्रतिरोध देता है ढलान, स्लोप। तो तार का प्रतिरोध ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैव प्रक्रमों द्वारा भंजित होने वाले पदार्थों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जा सकता है? वही चीज है कि जीवों के द्वारा जो पदार्थ टूट जाते हैं उस पदार्थ के लिए किस शब्द का उपयोग
किया जा सकता है, तो बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, खास करके बैक्टीरिया, खास करके कवक जो होते हैं, अपने एंजाइम को सिक्रीट करते हैं और जो वो पदार्थ होता है उसको तोड़ देते हैं, है ना, उसका ब्रेकडाउन कर देते हैं। धीरे धीरे वो पदार्थ जो है वो नष्ट हो जाता है। जैसे मान लो कि आपने सड़क किनारे कहीं पर चूहा को देखा कि मरा हुआ है, धीरे धीरे आप देखेंगे वो चूहा जो है वो नष्ट हो जाएगा वहाँ से, क्योंकि डिकम्पोज हो जाएगा वो, है ना। वहाँ पर बैक्टीरिया आएंगे, कवक ग्रो करेंगे, अपने एंजाइम की मदद से उसको तोड़ ताड़ करके नष्ट कर देंगे। पूरा का पूरा जो हम बोलेंगे चूहा का जो बॉडी है वो है बायोडिग्रेडेबल। लेकिन प्लास्टिक के केस में ऐसा नहीं होगा। प्लास्टिक कहीं पर पड़ा हुआ है तो लंबे समय तक प्लास्टिक जो है वहीं पर पड़ा रहेगा, उसका अपघटन जो है सूक्ष्म जीव जो है वो नहीं कर पाते हैं, या फिर कवक के एंजाइम के द्वारा नहीं हो पाता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, डीडीटी एक कीटनाशक है जिसका इस्तेमाल जो है पहले खूब किया जाता था, अब इसका इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है क्योंकि ये हानिकारक है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी दिए गए प्रतिरोधक के लिए शक्ति अपव्यय में सबसे अधिक वृद्धि होगी? पावर इज इक्वल टू होता है I² इंटू में R। अब देखो, अगर हम प्रतिरोध को आधा करेंगे तो पावर जो है वो आधा हो जाएगा, राइट। तो ये आंसर नहीं होगा। हमें बताना है कि सबसे अधिक वृद्धि किस में होगी, किस केस में होगी। तो प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा को आधा करने पर, अगर हम धारा को आधा कर दें तो भी पावर जो है कमी हो जाएगा। प्रतिरोध को दुगुना करेंगे, यानी ये आंसर तो नहीं है, ये दोनों ऑप्शंस तो हमारे कटते हैं। प्रतिरोध को दुगुना करेंगे तो पावर जो है यहाँ पर डबल हो जाएगा इस वाले रिलेशन से, राइट। प्रतिरोधक में वोल्टता को दुगुना करने पर, देखो अगर आप वोल्टता को डबल करते हो, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप डबल करते हो या फिर वोल्टेज को आप डबल करते हो, तो V और I के बीच में ये रिलेशन होता है ओम के नियम से। अगर आप इसको डबल करते हैं तो जो धारा है वो भी जो है 2 गुनी हो जाएगी। अगर धारा 2 गुनी हो जाएगी तो यहाँ पर देखो स्क्वायर है, पावर जो है 4 गुना हो जाएगा। इसलिए डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक, डी हमारा राइट आंसर होगा। इस केस में भी पावर बढ़ेगा, इस केस में भी बढ़ेगा, लेकिन इस केस में ज़्यादा बढ़ेगा। मृदा और जल पारिस्थितिकी तंत्र पर अम्लीय वर्षा के प्रभावों को समझने के लिए पीएच का अनुवीक्षण करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? मृदा और जल पारिस्थितिकी तंत्र पर अम्लीय वर्षा के प्रभावों को समझने के लिए पीएच का अनुवीक्षण करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? देखो, अम्लीय वर्षा अगर होती है तो इससे जो जल है उसका पीएच कम हो जाता है ना, जो मिट्टी है उसका पीएच कम हो जाता है। इसलिए ये चेक करना जरूरी है पीएच, क्योंकि अगर ज़्यादा मान लीजिए कि पीएच हो जाएगा, अगर पीएच बहुत कम हो जाएगा तो मिट्टी जो है अम्लीय हो जाएगी, जल जो है अम्लीय हो जाएगा। ऐसे में मिट्टी में रहने वाले जो जीव हैं, जल में रहने वाले जो जीव हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है। तो अम्लीय वर्षा से पीएच कम हो जाता है, जिसमें जलीय जीवन और मृदा पोषक तत्वों की उपलब्धता को हानि पहुंचती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अम्लों के अम्लीय गुणधर्मों के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी होता है? देखो, जो अम्ल होते हैं वो H+ देते हैं, देते हैं, और अम्ल जितना ज़्यादा मजबूत होता है उसमें H+ आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होती है। और जो क्षार होते हैं उनमें OH- की सांद्रता जो है वो अधिक होती है। अच्छा, मान लो कोई विलयन है जो कि उदासीन है। अगर मान लो कि विलयन उदासीन है तो उसमें H+ आयन की जो सांद्रता होगी और OH- आयन की जो सांद्रता होगी वो बराबर होगी। मान लीजिए कि विलयन अम्लीय है तो H+ आयन की सांद्रता जो है अधिक होगी, और अगर क्षारीय है तो OH- आयन की सांद्रता अधिक होगी। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अम्लों के अम्लीय गुणधर्मों के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी होता है? तो H+, हाइड्रोजन आयन। इस अभिक्रिया में बताना है कि अपचयित पदार्थ डैश है। यहाँ पर देखो तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का त्याग हुआ है, अब यहाँ पर केवल कॉपर बचा हुआ है। तो ऑक्सीजन का त्याग अगर होता है तो हम उसे अपचयन बोलते हैं, है ना, हम उसे अपचयन बोलते हैं। और यहाँ पर अपचयन हो किसका रहा है? जिससे ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, यानी कि कॉपर का ऑक्साइड। सी हमारा राइट आंसर। यदि किसी पदार्थ का pH मान 11 है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? pH मान 11 है मतलब 7 से ज़्यादा है तो ये क्षारीय पदार्थ है, ये क्षारीय पदार्थ है। क्षारीय पदार्थ क्या करता है? यहाँ पर देख सकते हो, क्षारीय पदार्थ
ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। देखो लिटमस पेपर लाल था ना, जब इसको इस वाले पदार्थ में डाला गया जो कि क्षारीय है, तो ये लिटमस पेपर जो है ये नीला होने लगा। और मान लीजिए कि पदार्थ अम्लीय होता तो नीले लिटमस को लाल कर देता। तो यह क्षारीय है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर सकता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन का अवक्षेप उत्पन्न करेगा? अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट, अघुलनशील ठोस। तो ये जो अभिक्रियाएं यहाँ पर दी गई है, किस केस में हमें एक अघुलनशील ठोस प्राप्त होगा, अर्थात निम्नलिखित में से कौन अवक्षेपण अभिक्रिया है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। देखो जब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनता है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनता है, NaCl का जलीय विलयन बनता है, NaCl का जलीय विलयन बनता है और इस NaCl के जलीय विलयन में ये एक अघुलनशील जो है ठोस प्राप्त होता है। तो ये अवक्षेप है, ये भूरे रंग का होता है, ब्राउन कलर का होता है, ये आप ध्यान में रख सकते हो। तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस अभिक्रिया को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बाकी ये सारे जो अभिक्रियाएं दी गई हैं ये अभिक्रिया नहीं होती है। यदि तार की आकृति वाले प्रतिरोधक की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोधकता, यहाँ ध्यान दीजिएगा प्रतिरोधकता के बारे में पूछा गया है, रो के बारे में पूछा गया है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो रो है 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल, यानी तार किस पदार्थ का बना हुआ है, कॉपर का है, आयरन का है, एल्यूमिनियम का है ना, सिल्वर का है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है ये रो, और साथ में टेम्परेचर पे तो वही रहती है। लंबाई को आप ज़्यादा करो कम करो, तार की मोटाई को ज़्यादा करो कम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस रो को। निम्नलिखित में से किसे जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित किया जा सकता है? जैविक प्रक्रियाओं द्वारा जिसे विघटित किया जा सकता है उसे हम लोग जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलते हैं। तो इन 4 में से कौन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? तो सब्जियों के छिलके। सब्जियों के छिलकों को आप फेंक दो, धीरे धीरे वो नष्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका अपघटन हो जाता है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो पेड़ पौधों से जो हमें अपशिष्ट प्राप्त होते हैं, जीव जंतुओं से जो अपशिष्ट प्राप्त होते हैं वो जैव निम्नीकरणीय होते हैं। बाकी के सारे जो है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो अपघटित होकर लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। अभिक्रिया के दौरान दिखाई देने वाली भूरी गैस डैश होती है। देखो लेड नाइट्रेट है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट है। इसको जब आप हीट करते हैं तो ये टूट जाता है, इसका अपघटन हो जाता है क्योंकि ये अपघटन अभिक्रिया है। ये टूट जाता है लेड ऑक्साइड में, लेड मोनोऑक्साइड में, राइट। ये पीले रंग का ठोस होता है। यहाँ पर गैस जो है उत्सर्जित होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और गैस उत्सर्जित होती है ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है ये तो रंगहीन गंधहीन गैस है ना, ये तो रंगहीन गंधहीन गैस है। ये लेड ऑक्साइड जो है पीले रंग का ठोस होता है, येलो कलर का सॉलिड होता है, पीले रंग का ठोस होता है। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये ब्राउन गैस होती है, ये ब्राउन गैस होती है। तो इस गैस को देखने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि हाँ अभिक्रिया जो है हुई है। तो देखो एक अभिकारक टूट गया 3 उत्पाद में, ये अपने आप में एक अपघटन अभिक्रिया है। यहाँ पर हम लोग अपघटन करवाने के लिए जो है ऊष्मा देते हैं, ताप देते हैं, तो हम बोल सकते हो कि ये अपघटन अभिक्रिया में ये तापीय अपघटन अभिक्रिया है ना, तापीय अपघटन अभिक्रिया है, तापीय अपघटन अभिक्रिया है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 ओम 3 ओम और 2 ओम के 3 प्रतिरोधक समानांतर क्रम में संयोजित है तो कुल तुल्य प्रतिरोध है। 3 प्रतिरोधक हैं जो कि समानांतर क्रम में लगे हुए हैं, इस प्रकार से समानांतर क्रम में लगाया जाता है। मान लीजिए कि ये 6 ओम है, इसको मैं R1 बोल देता हूँ, ये 6 ओम, इसको मैं R2 बोल देता हूँ, ये 3 ओम, इसको मैं R3 बोल देता हूँ, ये 2 ओम। अब हमें तुल्य प्रतिरोध चाहिए तो फॉर्मूला होता है इसका, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे ही प्लस 1/1 करते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 ही प्रतिरोधक है तो मैंने यहाँ पर R3 तक लिखा है, राइट। 1/R यहाँ पर हो जाएगा, राइट। 1/6
प्लस 1/3 प्लस 1/2। हम क्या करेंगे, इन सारे का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 दूनी में 6, 2 तिहाई 6, 3 2 5 और 1 6, 6/6 यानी कि 1 हो जाएगा, यानी इसका समतुल्य जो है 1 ओम निकल करके आएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रायोगिक परिणामों के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का परिमाण कब सर्वाधिक हो जाता है। देखो हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में जब हम किसी धारावाही चालक को डालते हैं तो उस पर बल लगता है। बल की दिशा निकालने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। लेकिन जो बल का परिमाण होता है वो कब ज़्यादा होता है, कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। जब धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, यानी जब धारा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो, दोनों के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री हो, वैसे केस में जो बल है वो मैक्सिमम लगता है, जो फोर्स है वो मैक्सिमम लगता है। और मान लीजिए कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, मीन्स थीटा या तो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, तो जो बल होगा वो मिनिमम होगा और ये 0 होगा। तो जब धारा चुंबकीय क्षेत्र की किसी भी कोण पर प्रभावित होती है, नहीं, जब धारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, इस केस में 0, इस केस में 0, इस केस में मैक्सिमम, और इस केस में मैक्सिमम और 0 के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से विघटित होने में सबसे अधिक समय लेगा। कागज है, पत्तियां हैं, चमड़ा है, गत्ते का बॉक्स है। देखो ये सारे के सारे जो विकल्प दिए गए हैं उन पदार्थों के दिए गए हैं जो कि जैव निम्नीकरणीय है, जिनका अपघटन आसानी से हो जाएगा। लेकिन इनमें से भी कौन वो पदार्थ है जो अपघटित होने में सबसे ज़्यादा समय लेगा, तो ये है चमड़ा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कागज है, पत्तियां हैं, गत्ते का बॉक्स है, इनका अपघटन तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, लेकिन चमड़े का अपघटन जो है वो देरी से होता है, हो जाएगा लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इन सारे की तुलना में ज़्यादा। राइट। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जो अभी आपने देखा था ना, एक अवक्षेपण अभिक्रिया जिसमें ये अवक्षेप बना था भूरे रंग का सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, कुछ वैसा ही आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखो, ये अपने आप में एक संयोजन अभिक्रिया है, ये अपने आप में एक अपघटन अभिक्रिया है, और ये अपने आप में एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया और अपने आप में अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, क्योंकि इसमें ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये वाइट कलर का होता है और ये सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है इस सोडियम नाइट्रेट के जलीय विलयन में। सोडियम नाइट्रेट के जलीय विलयन में ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये अघुलनशील ठोस के रूप में प्राप्त होता है, तो ये अपने आप में अवक्षेपण अभिक्रिया है। ये जो अभिक्रिया है इसको आप ध्यान में रखिएगा, है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। लोहे का बुरादा क्षण चुंबक के चारों ओर एक पैटर्न में क्यों व्यवस्थित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है, जब हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में डालते हैं तो ये चुंबक से आकर्षित होता है, जिसके कारण ये लोहे के चारों ओर एक पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। और इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा को खींचते हैं। जब दो तत्व अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो इसे डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दो तत्व अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। एक विलयन का पीएच मान 12 है, इस विलयन में किस आयन की सांद्रता उच्चतर है। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर विलयन मान लीजिए कि क्षारीय है तो उसमें OH आयन की सांद्रता जो है, यानी कि ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसकी सांद्रता जो है अधिक आपको मिलेगी, तो केवल OH माइनस, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि विलयन अम्लीय है तो पीएच मान 7 से कम होगा, वैसे केस में H+ आयन की सांद्रता जो है OH माइनस आयन की सांद्रता से अधिक होगी, यानी pH इस केस में 7 से कम, इस केस में pH 7 से ज़्यादा। और अगर मान लीजिए कि H+ आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता बराबर है तो pH मान 7 के बराबर, बी हमारा राइट आंसर। यदि पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक न हो तो मृत पौधों और जंतुओं में क्या होगा। देखिए, अगर पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक ना हो, डिकम्पोजर्स ना हो, यानी कि बैक्टीरिया और कवक ना हो, तो मृत पौधों और जंतुओं में क्या होगा, वे बने रहेंगे नेचर में, जैसे प्लास्टिक बने रहते हैं वैसे ये बने रहेंगे, और मृदा की प्राकृतिक
प्राकृतिक पुनः पूर्ति में बाधा आएगी। देखो जो अपघटक होते हैं ये क्या करते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमें जंतुओं से पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उसका अपघटन कर देते हैं। अपघटन करने के बाद उस पदार्थ के अंदर यानी वो जो अपशिष्ट होता है, जैसे मैंने मरे हुए चूहे का एग्जाम्पल लिया, चूहा मान लो कि मर गया कहीं पर, चूहे के अंदर बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ हैं, बहुत सारे यूजफुल पोषक तत्व हैं, है ना, उपयोगी पोषक तत्व हैं। जब उनका अपघटन होता है तो सारे पोषक तत्व जो है वो मिट्टी में चले जाते हैं, वापस से प्लांट जो है उस पोषक तत्व को जो है अपने अंदर ले लेता है, जो कि प्लांट के लिए यूजफुल होता है। पत्तियां हैं झड़ जाती हैं, नीचे गिर जाती है, उसका अपघटन हो जाता है, पत्तियों में जो पोषक तत्व होते हैं वो सारे पोषक तत्व वापस से मिट्टी में चले जाते हैं, प्लांट उसको वापस से ले लेते हैं। तो रिसाइकलिंग में जो है ये अपघटक जो है काफ़ी जो पोषक तत्व होते हैं उनके पुनः चक्रण में, रिसाइकलिंग में ये हेल्प करते हैं। अधिकांश चालकों का तापमान बढ़ने पर उनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रो का मान बढ़ता है, अगर आप टेम्परेचर को कम करते हो तो रो का मान घटता है। रो का मान बढ़ेगा तो नो डाउट जो प्रतिरोध है वो बढ़ेगा, यह बढ़ता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कंडक्टर के लिए, चालक के लिए। कॉपर के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि इसे उसी पदार्थ और लंबाई लेकिन दोगुने अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाले तार से प्रतिस्थापित किया जाए तो इसका प्रतिरोध कितना होगा? तो कॉपर का तार था जिसका प्रतिरोध 10 ओम था। अब क्या हुआ, एक दूसरा हमने कॉपर का तार लाया, लंबाई वही रखा मैंने, बस मोटाई को डबल कर दिया, यानी आपने जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है R इज इक्वल टू रो L/A होता है। रो सेम होगा, क्यों भाई? क्योंकि जो मटेरियल है वो सेम ही है, कॉपर ही है दोनों केस में। ये जो L है लंबाई वो सेम ही रखा गया है पहले जैसा, बस इसको डबल कर दिया, इसको 2 टाइम्स कर दिया। अगर इसको आपने 2 टाइम्स कर दिया तो ये जो R है पहले का हाफ हो जाएगा, तो 5 ओम हमारा राइट आंसर। उचित वाहित मल उपचार पावर सीवेज ट्रीटमेंट के कार्यान्वयन के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे न्यूनतम किया जा सकता है? तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है इसके मदद से जल प्रदूषण को कम किया जाता है। नदी में जो जल को छोड़ा जाता है उससे पहले जो है इसको ट्रीट किया जाता है। जो फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ से जो गंदे पानी आते हैं उसका पहले उपचार किया जाता है नदी में छोड़ने से पहले, ताकि जल प्रदूषण कम हो। तो यहाँ पर 18 दिसंबर को जो पहला शिफ्ट हुआ था इसमें पूछे गए थे जो 30 प्रश्न, उन सारे को हम लोगों ने कवर किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।